हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, यह आपको टॉपिक मोस्टली जो भी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आप देख सकते हैं पीटीआई वाले भर्ती, इनमें सब जगह आपको व्यक्तित्व वाला टॉपिक जरूर देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है। व्यक्तित्व शब्द बना हुआ है एक पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी शब्द एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो बना है एक लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना शब्द कौन सा है? लैटिन भाषा का। ठीक है, और इस पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक पर्सनालिटी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। लेकिन ये पर्सोना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुखौटा। ठीक है, ये पर्सोना वर्ड किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा से। देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार की परिभाषाएं दी थी। वॉरेन का कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति की एक मानसिक संगठन है, अर्थात मन का एक आंतरिक रूप है। लेकिन अगर कहा जाए तो जो अंतिम रूप से जो परिभाषित किया था, उनका यह कहना था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का गुण होता है। ठीक है, व्यक्ति बाहर से किस प्रकार से कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, वह भी उसके व्यक्तित्व का ही गुण होता है। लेकिन आंतरिक रूप से कितना एकांत प्रिय है या कितना बहिर्मुखी है, कितना सामाजिक प्रवृत्ति का है, यह एक व्यक्तित्व का गुण है। मतलब कि यह हुआ कि यह व्यक्तित्व दोनों ओर से गुण दर्शाता है, बाहरी और आंतरिक। इसके बाद हम देखते हैं ऑलपोर्ट की परिभाषा। ऑलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक गत्यात्मक दशा होती है जिसमें व्यक्ति सामान्य वातावरण में संतुलन एवं सामंजस्य बनाए रखता है। इनका कहना क्या था, जो हमने अभी बात की थी, यहाँ पे व्यक्तित्व आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के होता है, तो इनका वही अर्थ है। व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक गत्यात्मक दशा होती है। मनोदैहिक का अर्थ क्या है? मन और दैहिक। मन मतलब अपने आंतरिक भाग और दैहिक मतलब बाहरी भाग। गत्यात्मक वर्ड का अर्थ होता है, गत्यात्मक मतलब चलती रहती है, निरंतर इसमें वृद्धि होती है। यह क्या होती है? मनोदैहिक गत्यात्मक दशा होती है जिसमें व्यक्ति सामान्य वातावरण में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। लेकिन जो इसकी जो पूर्व या भूतपूर्व जो इसकी जो दशाएं होती है उसमें क्या करता है? यह परिवर्तन लाता है, उसमें संतुलन बनाता है और उसमें एक सामंजस्य देखने को मिलता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑलपोर्ट की। चलिए अगली बात करते हैं गिलफोर्ड के बारे में। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। इनका कहना था कि जो इनके गुण जो बाहरी या आंतरिक रूप से जो भी दिखते हैं, उनका एक समन्वित रूप क्या है? व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड के बाद हमें देखने को मिलते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा है व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं का एक समग्र रूप व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्ति की संपूर्ण जितनी भी विशेषता होती है उनका एक समग्र रूप क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं रैम्स रॉस। रैम्स रॉस कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का क्या है? एक पुंज है। देखिए, अभी हमने देखा वॉरेन, ऑलपोर्ट, गिलफोर्ड, वुडवर्थ और रैम्स रॉस। इनके अनुसार व्यक्तित्व किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है या फिर व्यक्तित्व किस प्रकार से समझा जा सकता है, उन्होंने अपनी अपनी भाषा के माध्यम से हमें समझाया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसे किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले हम एक बार के लिए देख लेते हैं भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि यह एक भारतीय त्रिगुण वर्गीकरण है। ठीक है, इनका जो वर्गीकरण दिया था वह किसने दिया था? कपिल मुनि ने। इनका किस प्रकार से वर्गीकरण है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा है। तो सबसे पहला जो भाग है वह है सात्विक या सतोगुणी, जो कि किस प्रकार के होते हैं? आस्तिक होते हैं, धार्मिक कह सकते हैं, आदर्शवादी होते हैं और इनके अलावा ये मिलनसार होते हैं। यह होता है सात्विक के गुण। दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें हम देखेंगे कि राजसी कौन कौन से होते हैं। राजसी या रजोगुणी हम कह सकते हैं, उनका जो होता है वह कर्म में विश्वास करने वाले होते हैं, एकदम वीर होते हैं, साहसी होते हैं, एक कह सकते हैं एक राजा या लीडरशिप के गुण रखते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा होता है तामसी या तमोगुण। तामसी या तमोगुण किस प्रकार के होते हैं? ये सुख प्राप्त में विश्वास करते हैं, मतलब ये इनको इंद्रियों में खुशियां दिखती है, ये एक आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? एकदम मतलब तम या असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। तम मतलब क्या होता है? कमजोर प्रवृत्ति के, मतलब ये इंद्रियों को खुश करने में रहते हैं। अगर ये तीनों गुण देखा जाए तो किन में देख सकते हैं? हम तीन भाइयों में देख सकते हैं ये तीनों गुण। सबसे पहला सात्विक सद्गुणी होता है, जो कि एक विभीषण में होता है, एकदम आदर्शवाद की भावना होती है। दूसरा पॉइंट होता है राजा राजसी या रजोगुणी, जो कर्म में विश्वास करते हैं।
ठीक है, एक राजा का गुण निभाते हैं जो रावण में देखने को मिलता है, और एक तमोगुणी तामसी गुण देखने को मिलता है कुंभकर्ण में जो एक आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, ये तीनों गुण हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। भारतीय दृष्टिकोण का आधार पर 3 वर्गीकरण है जो कि दिया था कपिल मुनि ने। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर अपना वर्गीकरण किया था, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले संसार का जो प्रकारात्मक वर्गीकरण है वह किसने किया था, हिप्पोक्रेटस। देखिए यहाँ पे एक शब्द मिलता है प्रकारात्मक वर्गीकरण, तो यह तो प्रकारात्मक वर्गीकरण हो। इसके अलावा जो दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो कौन सा होता है, शील गुण वर्गीकरण। तो जो पहला जो प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया था, हिप्पोक्रेटस ने। इसका जो आधार क्या था, शरीर द्रव्यों के आधार पर, मतलब बॉडी फ्लूइड के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया था। हिप्पोक्रेटस की जो एक फेमस बुक है कौन सी है, नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन में उन्होंने अपने वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा था। चलिए इस वर्गीकरण को हम देख लेते हैं आगे। देखते हैं अब रुधिर सैग्वाइन। सैग्वाइन किस प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से संतुलित होते हैं, मतलब कि होते हैं सकारात्मक पॉइंट। इन दोनों के किस प्रकार के होते हैं, संतुलित होते हैं, सकारात्मक होते हैं। तो दोनों तरफ से सकारात्मक होते हैं तो कैसे होंगे, कर्मठ, उत्साहवादी, हसमुख, आशावादी होते हैं। ये किसके गुण होते हैं, रुधिर प्रकृति के। सेकंड बात करते हैं काले पित्त वाले। काले पित्त किस प्रकार के होते हैं, शारीरिक और संवेगात्मक दोनों रूप से कमजोर होते हैं। ठीक है, तो दोनों रूप से कमजोर होते हैं तो कैसे होंगे, एकदम निराशावादी या दुखी रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह होता है पीले पित्त। पीले पित्त वाले किस प्रकार के होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं और संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। चौथा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह होता है कफ प्रवृत्ति के। कफ प्रवृत्ति में किस प्रकार के गुण होते हैं, तो ये शारीरिक रूप से तो कमजोर होते हैं लेकिन मानसिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, संतुलित होते हैं। ठीक है, इनमें किस प्रकार के भाव होते हैं, तो चुस्त होते हुए भी ये अपना जीवन आनंदमय जीते हैं। यह हो गया हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। मोस्टली एग्जाम में यह जरूर पूछा जाता है कि प्रथम प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया था, तो हमें आंसर में हिप्पोक्रेटस देखने को मिलता है, उसे हमें टिक करना है। या फिर हमें प्रश्न देखने को मिलता है कि हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण किस आधार पर था, तो आधार था उसका जीव द्रव्य यानी शरीर द्रव्यों के आधार पर। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि बुक इसकी कौन सी थी, तो नेचर ऑफ मैन थी। रुधिर, काले पित्त, पीले पित्त और कफ प्रवृत्ति। ठीक है, चारों हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं क्रेशमर का वर्गीकरण। क्रेशमर का वर्गीकरण किस आधार पर था, तो क्रेशमर का वर्गीकरण था शरीर रचना के आधार पर। उनका आधार, हिप्पोक्रेटस का आधार कौन सा था, शरीर द्रव्य के आधार पर। इनकी क्या है, शरीर रचना के आधार पर। ठीक है, शरीर रचना के आधार के बाद हम देखते हैं कि इनकी कौन सी बुक थी। क्रेशमर की बुक थी फिजिक्स एंड कैरेक्टर। इन्होंने भी अपना वर्गीकरण 4 भागों में दिया था। सबसे पहला जो भाग है पिकनिक कह सकते हैं। कद छोटा होता है, शरीर मोटा होता है, मिलनसारी और बहिर्मुखी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि एक प्रकार के कद छोटा, शरीर मोटा, मिलनसारी होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं, मतलब कि ये एक सबसे मिलने जुलने की प्रवृत्ति रखते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति को होते हैं, मिलनसार होते हैं, हर किसी में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। कद छोटा और शरीर मोटा, उसका अर्थ है ये खाने पीने के शौकीन होते हैं, बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं, एकदम मोटे मोटे से होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है एथलेटिक। एथलेटिक किस प्रकार के होते हैं, शरीर से बलवान होते हैं, मांसपेशियां इनकी मजबूत होती है। इन्हें हम कह सकते हैं कि ये लंबाकाय होते हैं, लंबाकाय। ये गुण होते हैं शरीर से बलवान और मांसपेशियां मजबूत। तीसरा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह है अस्थैनिक। अस्थैनिक का मतलब किस प्रकार के होते हैं, लंबे, दुबले पतले, आत्म केंद्रित, शांत और स्वपन दृष्टा। चौथा हमें जो पॉइंट देखने को मिलता है उसमें कुछ नहीं है, ये जो तीनों हैं उनका जो मिला रूप जो है, मिला जुला जो रूप होता है वह कौन सा होता है, डी प्लास्टिक। हम इसे कह सकते हैं ये एक मिश्र काय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, मिश्र काय, मतलब इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब इनका जो तीनों का जो मिला जुला जो रूप होता है वह हमें किस में देखने को मिलता है, डी प्लास्टिक यानी मिश्र काय में हमें देखने को मिलता है। हमने देख लिया क्रेशमर का वर्गीकरण शरीर के रचना के आधार पर है और इनकी जो बुक थी वो कौन सी थी, फिजिक्स एंड कैरेक्टर। थर्ड जो हमें पॉइंट देखने को मिलता है वह है शेल्डन का वर्गीकरण। शरीर रचना के आधार पर ही था, शरीर रचना के आधार पर, और किसका था, क्रेशमर का वर्गीकरण। इन्होंने अपने वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक प्रकार वही है जो हमने क्रेशमर के वर्गीकरण में हमने देखा था कि पिकनिक का जो है, मतलब कि गोलाकार, गोलाकार मतलब कि कद छोटा, एकदम मोटे से,
तो ये किस प्रकार के होंगे? खाने पीने के शौकीन होंगे, मिलनसार होंगे, सामाजिक प्रवृत्ति के होंगे या अंतस्थ स्थूलता पावर रखते होंगे, जिसमें हम देख सकते हैं पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, सूमो कुश्ती में अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ये सारे किस में आते हैं? एंडोफॉर्मिक में। एंडोफॉर्मिक में एकदम गोलाकार प्रवृत्ति के होते हैं। मेसोमॉर्फिक में आते हैं पतले से, लंबे से, चिंतित, एकदम खुद में आत्म केंद्रित होते हैं, कलात्मक होते हैं, बुद्धि इनकी एकाग्र होती है। उसके बाद हम देखते हैं पेशे प्रधान होते हैं। ठीक है, ये मतलब एक एथलीट के जो गुण होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मेसोमॉर्फिक में हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में आते हैं लंबाकार, शरीर एकदम स्वस्थ सा होता है, सुडोलकाय होते हैं, मजबूत प्रवृत्ति के होते हैं, उत्साही शरीर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अस्थि प्रधान होते हैं या अस्थैनिक होते हैं। ठीक है, इनमें अस्थैनिक के गुण होते हैं एक्टोमॉर्फिक में। ठीक है, ये जो वर्गीकरण किया था ये किसने किया था? शेल्डन का वर्गीकरण था। इन्होंने अपना वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो शरीर रचना के आधार पर। चौथा है कार्ल यूंग का वर्गीकरण। कार्ल यूंग की जो एक फेमस बुक है उसका नाम है साइकोलॉजिकल टाइप। कार्ल यूंग ने अपने जीवन काल में साइकोलॉजिकल टाइप की एक फेमस बुक लिखी थी 1923 में, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व को दो शब्दों में परिभाषित किया, यानी कि दो भागों में बांटा है। पहले जो होते हैं वह तो होते अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, सेकंड जो होते वह होते हैं बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। इनमें किस प्रकार के गुण होते हैं तो चलिए हम देखते हैं। अंतर्मुखी में हम देख सकते हैं कि यह जो होते हैं वह एकांतमुखी होते हैं, मतलब कि असामाजिक प्रवृत्ति के, किसमें मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिलना जुलना पसंद नहीं करते तो इनका एक गुण और हमें देखने को मिलता है कि यह निराशावादी होते हैं। सेकंड जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह है बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। जो अंतर्मुखी के विपरीत जितने भी गुण हैं वह सारे के सारे बहिर्मुखी में हमें देखने को मिल जाता है। बहिर्मुखी किस प्रकार के होते हैं? यह एक सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, हर किसी में आसानी से मिल जाते हैं, बातों के भाव इनके एकदम व्यवहारिक होते हैं। अंतर्मुखी खुद में ज्यादा एकांत प्रिय होते हैं, खुद में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यह था काल युग का वर्गीकरण। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इनके अलावा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के अलावा एक और गुण होता है उभयमुखी, जो कि इसमें दोनों के गुण हमें देखने को मिलता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के प्रकार के गुणों का जो मिला जुला रूप होता है वह होता है उभयमुखी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो वर्गीकरण है वह स्प्रेंगर का वर्गीकरण है। स्प्रेंगर ने अपने वर्गीकरण का आधार क्या माना है तो देखते हैं। स्प्रेंगर ने अपने वर्गीकरण का आधार माना है रुचियों का आधार। इन्होंने अपनी बुक्स टाइप्स ऑफ मैन में रुचियों के आधार पर वर्गीकरण किया है। किसका? व्यक्तित्व का। इसके मुख्य 6 वर्गों में बांटा है, मतलब व्यक्तित्व को उन्होंने 6 प्रकार से बांटा है कि कौन कौन से 6 प्रकार है चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है ज्ञान। ज्ञान में आते हैं दार्शनिक या वैज्ञानिक, मतलब जो अपने ज्ञान में ज्यादा रुचि रखते हैं वे लोग किस में आते हैं? दार्शनिक और वैज्ञानिक हो सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है राजनीतिक। राजनीतिक में किस प्रकार के लोग आते हैं? जो एक नेतृत्व या फिर लीडरशिप के गुण रखते हैं, नेता लोग होते हैं, वह किस में आते हैं? राजनीतिक में आते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वह होता है सौंदर्य। सौंदर्य से यहाँ पे अर्थ है एक कलात्मक, जो अपनी दृष्टिकोण रखते हैं, कलात्मक में आते हैं। मूर्तिकार हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं जो एक कवि होता है, जो अपनी रचनाओं को एक विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रस्तुतियों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, वह किस में आते हैं? सौंदर्य में आते हैं। या फिर यहाँ पे लिखा आ सकता है एक कलात्मक बुद्धि रखते हैं। अगला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह है धर्म। धर्म का अर्थ है ये वो अपनी एक किसमें संप्रभुता रखते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण के होते हैं, एक आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। आस्तिक प्रवृत्ति कौन कौन होते हैं? जैसे कि होते ऑलमोस्ट सारे हैं, लेकिन एक मोस्ट अगर गुण देखा जाए तो कौन होते हैं? पुजारी होते हैं और साधु संत हो गए। ये किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं? धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, एक आस्तिक प्रवृत्ति रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट है जो कि है इकोनॉमिकल दृष्टिकोण। जो अपना इकोनॉमिकल दृष्टिकोण अच्छा रखते हैं, अर्थात जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं, वह होते हैं उद्योगपति होते हैं। एक व्यापारी जो अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखता है तो वह पॉइंट भी किसमें आ जाएगा? आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। छठा पॉइंट हम देख लेते हैं, सिक्स्थ एंड अंतिम पॉइंट जो है एक सामाजिक प्रवृत्ति। सामाजिक
गुण किसमें होते हैं? एक समाज सुधारक जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? एक सामाजिक प्रवृत्ति के गुण होते हैं। देखिए हमने स्प्रेंगर की वर्गीकरण की, यहाँ पे 6 के 6 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। ज्ञान है, राजनीतिक है, सौंदर्य है, धर्म है, अर्थ है और समाज है। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है? तो यहाँ से बन सकता है कि स्प्रेंगर ने अपना वर्गीकरण किस आधार पर दिया था? तो रुचियों के आधार पर। स्प्रेंगर द्वारा लिखित प्रसिद्ध बुक कौन सी है? तो टाइप्स ऑफ मेन। इसके आधार तो हमने देख लिया, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो अगला वर्गीकरण है विलियम जेम्स का वर्गीकरण। विलियम जेम्स का आधार क्या था? प्रकृति एवं स्वभाव के आधार पर। किस प्रकार की प्रकृति होती है लोगों की प्रकृति, या किस प्रकार के लोगों का स्वभाव होता है, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। किसने? विलियम जेम्स ने। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है अपना है कोमल हृदय वाले, सरल स्वभाव वाले। ठीक है, इनका व्यवहार किस प्रकार का होता है? अमूर्त सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। आदर्शवादी के अतिरिक्त हम बात करें तो आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं और पूर्वाग्राही होते हैं। यहाँ पूर्वाग्राही का मतलब किस प्रकार का है कि वह अपनी विचारधारा दृष्टिकोण को एक अच्छे आदर्श के रूप में ले जाते हैं। वे किसी प्रकार के संशयवादी अपने नहीं रखते हैं, मन में किसी प्रकार की निराशावादी भावनाएं नहीं रखते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा कौन सा पॉइंट है? तो दूसरा पॉइंट है कठोर हृदय वाले। कठोर हृदय वाले किस प्रकार के होते हैं? कठोर स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं मतलब कि ये अपने इंद्रियों को खुश करने में रखते हैं। मतलब किस प्रकार के हो गए? इंद्रियों को खुश करने वाले वही होते हैं जो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, अधार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें किसी प्रकार की आस्तिकता का भाव नहीं होता है, तथा संशयवादी होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था पूर्वाग्राही, इसका जस्ट विपरीत होता है संशयवादी। ठीक है, ये आशावादी हमने देखा था, इसका जो विपरीत दृष्टिकोण है वह निराशावादी होता है। यहाँ पे आस्तिक है, इसका जो विलोम होता है वह नास्तिक होता है। लेकिन नास्तिक के यहाँ पे हम अधार्मिक शब्द से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विलियम जेम्स में किसी भी एक को याद कर लेना है, कोमल हृदय वाले या फिर कठोर हृदय वाले। जो दूसरा पॉइंट होगा जस्ट उसका विपरीत प्रवृत्ति वाला होगा। अगला जो पॉइंट है टाइप ए तथा टाइप बी का सिद्धांत। यह पॉइंट किसने दिया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रीडमैन और रोजरमैन ने यह सिद्धांत दिया था टाइप ए और टाइप बी में। टाइप ए में जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा के होते हैं। इनमें हमेशा धैर्य की कमी और समय की कमी पाई जाती है। मतलब उच्च अभिप्रेरणा स्तरीय हम कह सकते हैं कि उनको हर चीज की जल्दी लालसा होती है, या फिर जल्दी जल्दी हर चीज को खत्म करने की बात करते हैं। कुछ ज्यादा ही उत्साही लोग होते हैं। इनमें हमेशा समय की कमी देखी जाती है। मतलब ये कहते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, या फिर किसी प्रकार की इनमें धैर्य नहीं होता है। वह किस में आ गया? टाइप ए में। तो टाइप बी किस प्रकार का होगा? जस्ट इसका विपरीत होगा। टाइप ए के विपरीत वाले जो भी लोग होते हैं वह किस में आ जाएंगे? टाइप बी में। मतलब कि हम देखेंगे कि इनमें धैर्य की कमी नहीं होगी, एकदम धैर्यवान लोग होंगे। समय की कमी को अपनी जीवन का एक भाग नहीं बनाएंगे। मतलब ये एक संतुलित और समग्र व्यक्ति होंगे। यह अपने जीवन को एक संतुलित रूप से चलाने का प्रयत्न करते हैं। वह कौन से आते हैं? टाइप बी में। यहाँ पे हमें यह तो लाइन जरूर याद रखनी है कि टाइप ए और टाइप बी का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रीडमैन और रोजरमैन ने। आज की वीडियो में हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का पूर्ण एक रूप देखा, जिसके बाद आगे आने वाली वीडियो होगी हमारी व्यक्तित्व की किस प्रकार से मापनी होती है, व्यक्तित्व को किस प्रकार से हम मापनी कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैटल का वर्गीकरण हो गया, या फिर कैटल ने अपने 16 पीएफ फाइल दी थी। ठीक है, ऐसे जो अपनी मापनी के जो सिद्धांत है वो हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। और भी इसके बाद आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि PYQ किस प्रकार के व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे वीडियोस हम इसी सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो 1 बाय 1 सारी वीडियोस बैक टू बैक आती रहेगी। आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले आ जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।